कर लूं। देखिए ये एक सवाल है, सीसी क्लब प्रोवाइड स्पोर्टिंग फैसिलिटीज एंड आल्सो रन अ कैफे फॉर इट्स मेंबर्स। द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2018 इज एज फ्लोज। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की तरह होता है। जो पैसे आ रहे होते हैं हम डेबिट करते हैं, जो पैसे जा रहे होते हैं वो क्रेडिट करते हैं। ये सारी रिसीट्स हैं और ये सारी पेमेंट्स हैं, जितनी भी थी ये सारी पेमेंट्स हैं। इसके बाद इसने कैफे की इन्वेंट्री दी हुई है, ओपनिंग क्लोजिंग। इन्वेंट्री हमें कहाँ वहाँ काम आएगी जब हमें कैफे की इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन एरियर साल के शुरू में, साल के एंड में। और उसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की वैल्यू दी है साल के शुरू में, साल के एंड में। ये डेप्रिसिएशन में हेल्प करेगा। और उसके बाद इसने बोला है कि 30 सितंबर के लास्ट में जो रेंट पेड इन एडवांस आ रहा था वो कितना था, और जनरल एक्सपेंस ओविंग कितने थे, ये इसने दिए हुए हैं। पहला सवाल है, कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ द क्लब कैफे फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2018। तो प्रॉफिट मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें सेल्स चाहिए होती है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि जब वो बोले कैलकुलेट द प्रॉफिट तो हम पूरी इनकम स्टेटमेंट बनाएं। अगर खाली कैलकुलेट द प्रॉफिट का वर्ड हो तो आप किसी भी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो हम पहले सेल्स लिख देते हैं। कैफे की सेल्स कहाँ से मिलेगी? कैफे की सेल्स आपको डेबिट साइड ऑफ रिसीट अकाउंट से मिलेगी। बाज़ दफा क्या होता है, सवाल में वो इन्फॉर्मेशन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर देता है जो पूरे साल में भी थी, और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस एडिशनल फॉर्म में दे देता है। ठीक है, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से हम सेल्स हो गई वो नोट डाउन करेंगे। तो डेबिट साइड से आपको सेल्स पता लगेगी, डेबिट साइड से आपको इनकम पता लगेगी। तो अभी हम कैफे को डील कर रहे हैं, तो कैफे की रिसीट्स ये रही। ठीक है, ये हमारे क्या है, पूरे साल की सेल्स है। एक मिनट वेट कीजिएगा, ये हमारे पूरे साल की सेल है, हम नोट डाउन कर लेते हैं। कितनी थी? 4145। ये हमारे पूरे साल की सेल है, मैं नोट कर ली 4145। इसमें से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले आएगी ओपनिंग इन्वेंट्री। वो कितनी थी? वो थी आपकी 200। और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी? 185। तो 200 को ऐड करेंगे, 185 को माइनस करेंगे, परचेजेस को ऐड करेंगे क्योंकि हमें परचेजेस फाइंड करनी है। तो परचेजेस कैसे पता लगेगी? परचेजेस के लिए ज़ाहिर हम पेमेंट करते हैं। क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। पेमेंट के लिए आपने क्या करना है, जो रिसीट इन पेमेंट है उसकी पेमेंट साइड को देखना है। तो रिसीट इन पेमेंट की जब आप पेमेंट साइड को देखेंगे तो आपके पास बहुत सारे एक्सपेंसेस आएंगे। अभी हम कैफे को डील कर रहे हैं, तो आपने वो एक्सपेंस लेने जिसका ताल्लुक कैफे से है, जिसका ताल्लुक कैफे से है। तो एक तो ये आएगा परचेज ऑफ फूड फॉर कैफे, ये हमारी परचेजेस हैं। उसके अलावा कौन सा एक्सपेंस कैफे से रिलेटेड आएगा? ये वाला आएगा वेजेस ऑफ कैफे स्टाफ, ये हमारा पार्ट बनेगा। लेकिन पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमें परचेजेस चाहिए होंगी, परचेजेस ऐड करेंगे, तो प्लस 2300 ये हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो मुझे बता सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? सर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 1830। आप स्टेटमेंट फॉर्म में ये देखें, अगर सवाल में वो बोलता है स्टेटमेंट बनाओ तो फिर हम स्टेटमेंट फॉर्म में करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, सॉरी। उसके बाद अच्छा मसला ये आ रहा है कि यहाँ और भी एक्सपेंसेस हैं। तो जब हमें कैफे प्रॉफिट की बात करेगा तो हम दूसरे एक्सपेंसेस भी माइनस करेंगे। तो हम लिखेंगे 1830, ये हमारे पास प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसमें से दूसरे एक्सपेंस भी माइनस करेंगे जिनका ताल्लुक कैफे से है। तो इस सवाल के अंदर जो वेजेस ऑफ कैफे स्टाफ है वो हम देंगे। वो कितने? 1800। ये भी हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अगर कोई डेप्रिसिएशन है कैफे इक्विपमेंट की तो वो भी आएगी, कोई कैफे का रेंट है तो वो भी आएगा। तो इसको माइनस करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो +30 आएगा। ये हमारा क्या होगा? कैफे का प्रॉफिट होगा। ये हमारे पास क्या होगा? कैफे का प्रॉफिट होगा। यहाँ तक बातें क्लियर है? जी गाइस, यहाँ तक बातें क्लियर है? अगर सवाल में मुझे कहता है इनकम स्टेटमेंट बनाओ तो मैं प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट बनाता। अगर सवाल में उस स्टेटमेंट का वर्ड यूज नहीं करता तो इट्स अप टू यू कि आप चाहे इनकम स्टेटमेंट बनाएं, आप चाहे उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करें जैसे आप चाहें। इट्स अप टू यू। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं सर। आगे वो कह रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ क्लब का। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ क्लब का, तो ये मैं ऊपर ही बना रहा हूँ, इधर सामने इधर कर रहा हूँ ताकि काम आसान हो जाए।
एक मिनट वेट कीजिएगा, ये थोड़ा स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, अच्छा इसके लिए में क्या चाहिए होगा, जब हम क्लब का वो बनाएंगे, क्या नाम है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लिखते हैं इनकम। क्या लिखते हैं बेटा? इनकम लिखते हैं। तो इनकम के अंदर हमारे पास क्या क्या आएगा? इनकम में जो चीजें आएंगी हमें कैसे पता लगेगा? आप डेबिट साइड को देख लें, रिसीट साइड को देख लें। तो रिसीट साइड में सब्सक्रिप्शन आ रहा है, ये आएगा। कैफे है, कैफे आएगा। और कंपटीशन में करवाया था, ये आएगा। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के बाद क्या आएगा? कैफे। तो कैफे का प्रॉफिट आएगा। उसके बाद हमने कंपटीशन करवाया था। तो इसमें थोड़ा मसला है। अगर हमने कोई एक्टिविटी कराई है साइट पे, क्या करवाया है? कोई एक्टिविटी कराई है, तो उसमें रूल ये है, अगर आपने कोई साइट पे एक्टिविटी कराई है, तो उसका फिर रूल ये है कि आपने क्या करना है, उस एक्टिविटी से रिलेटेड एक्सपेंसेस भी होंगे। जैसे अगर आपने कोई कंपटीशन करवा दिया, आपने कोई पार्टी करवा दी, आपने कोई मेला लगवा दिया, आपने कोई क्या कहते हैं, कोई कार्निवल करवा दिया, कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करवा दी, फंड रेजिंग, तो आपके एक्सपेंसेस भी होंगे। तो जब हम इनकम में जब वो लिखेंगे, वो एक्टिविटी लिखेंगे, जैसे कंपटीशन एक्टिविटी थी आपने करवाई थी, अब इसमें ये है कि आपने क्या करना होगा, देखना होगा ये हमारी इनकम है, ये हमारी क्या इनकम है, और ये हमारा कंपटीशन का क्या है, एक्सपेंस है। तो ये एक फंड रेजिंग एक्टिविटी थी। तो आपने देखना होगा कि अगर हमारी रिसीट्स ज्यादा है पेमेंट से, तो ये प्रॉफिट है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑन कंपटीशन। अगर हमारी पेमेंट ज्यादा हुई है, तो हम ये हमारे लिए क्या होगा, लॉस ऑन कंपटीशन कहलाएगा। फिर वो एक्सपेंस में शो होगा। तो यहाँ आपको प्रॉफिट ही नजर आ रहा होगा, क्योंकि हमें रिसीट्स ज्यादा मिली थी, 1550 मिली थी, और पेमेंट हमारी कम हुई है 500 की। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑन कॉम्पिटिशन। ये गेन ऑन कंपटीशन, ये भी सही है। ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास कैफे प्रॉफिट आया था वो लिख देते हैं। वो कितना था? 30 था। हमने कंपटीशन करवाया था, तो 1550 का कंपटीशन का हमारे पास रिसीट्स आई थी, और हमारे पास 500 के उस पर खर्चे हुए थे प्राइजेस के। आप देख सकते हैं ये रहे। ठीक है। तो मुझे बता सकते हैं 1550 माइनस 500 कितना आ जाएगा? 1050 आ जाएगा। अब सब्सक्रिप्शन के ऊपर आते हैं। सब्सक्रिप्शन में लिख तो लिया, लेकिन हम यहाँ वो सब्सक्रिप्शन लिखेंगे जो हमारी बनती है। तो उसके लिए क्या तरीका है? उसके लिए ये तरीका है, आप टी अकाउंट बना लें। डायरेक्ट करना है तो भी आसान है। देखें, रूल सिंपल से याद कर लें। ये वो सब्सक्रिप्शन है जो हमने रिसीव की थी। अच्छा जी। और ये वो सब्सक्रिप्शन है जो साल के आखिर में ओविंग थी। मुझे बताएं, साल के आखिर में ओविंग का क्या करते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं? साल के आखिर में अगर हमारी कोई सब्सक्रिप्शन ओविंग और ऐड करते हैं, शाबाश बेटा, हम ऐसे ही करेंगे। अगर डायरेक्ट करना है तो हम लिखेंगे 24,400। ये वो सब्सक्रिप्शन थी जो हमने रिसीव की थी, और जो भी हमारे साल के आखिर में सब्सक्रिप्शन होगी वो इसमें ऐड कर देंगे, और जो भी हमारे साल के शुरू वाली ओविंग थी वो उसमें से माइनस कर देंगे। अगर साल की एंड वाली ऐड होती है, तो साल की शुरू वाली माइनस होती है। साल की एंड वाली ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि इट इज अ सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, लेकिन हमने वसूल नहीं की, हमारी इनकम ऐसी ऐड करते हैं। और साल की शुरू वाली सब्सक्रिप्शन इसलिए माइनस करते हैं, ये पिछले साल का अक्रूड था और हमने इस साल रिसीव कर ली थी, तो ये इंक्लूडेड है इसमें, तो इसलिए हटानी है, क्योंकि इसका ताल्लुक इस साल से नहीं है। नॉर्मली आप सब बच्चों ने सीखा होगा कि साल के आखिर में कोई भी ओविंग हो, किसी भी एक्सपेंस का, किसी भी इनकम का, तो वो ऐड करते हैं। ठीक है। तो साल के शुरू वाला क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो मुझे बताएं, सब्सक्रिप्शन कितनी आ गई हमारे पास? 24,500 है। ये कितना हो जाएगा? 24,400 हो जाएगा। शाबाश बेटा। सॉरी, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या हो गया? यहाँ तक कोई इशू? यहाँ तक कोई मसला? अच्छा जी। इसके बाद एक्सपेंसेस की तरफ आते हैं। हम यहाँ हेडिंग देंगे एक्सपेंडिचर। क्या लिखेंगे? इनकम के बाद एक्सपेंडिचर लिखेंगे। एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा? आपको एक्सपेंसेस हाईलाइट करने होंगे। जैसे ये रेंट एक्सपेंस है, पेमेंट्स को देखना होगा। पहले वो एक्सपेंस देंगे जो हमने पे किए थे। तो रेंट ले लिया, जनरल एक्सपेंस नोट कर लिया आपने, वेजेस ऑफ क्लब स्टाफ नोट कर लिया आपने।
ठीक है। उसके बाद कंपटीशन प्राइसेस तो हो चुका है, वेजेस ऑफ कैफे स्टाफ हो चुका है। सर ये क्यों नहीं दिया आपने, परचेज ऑफ इक्विपमेंट? बेसिकली ये जो हमारे पास है ना, परचेज ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट, ये हमारे पास बेसिकली एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिसमें हम कोई नॉन करेंसी बाय करते हैं, तो ये डेप्सन का पार्ट बनेगा। बेटा अमूमन नहीं कह सकता वो। देखिए वो एक कॉन्सेप्चुअली गलत हो जाएगा, क्योंकि एनपीओ का जब भी सवाल आता है तो नॉर्मली साइट पे जो हम बिजनेस कर रहे होते हैं वो उसका प्रॉफिट ही निकालने को बोलेगा, आपको जीपी निकालने का नहीं बोलेगा। अगर पेपर में उसको सवाल बनाना होगा ना, तो वो आपको प्रॉफिट ही निकालने का बोलेगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली गलत हो जाएगा कि वो ग्रॉस प्रॉफिट का बोले आप। ठीक है। अच्छा, एक्सपेंसेस की तरफ आते हैं। एक्सपेंसेस में हम सबसे पहले वो एक्सपेंस लिखते हैं जो हमने पे किए हैं। तो रेंट है, हम रेंट लिख लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक छोटा सा ख्याल ये करना है, जब भी कोई एक्सपेंस लिखना है एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने का मतलब क्या होता है, अगर कोई अक्रूड है तो ऐड कर देंगे, कोई एडवांस है तो माइनस कर देंगे। तो आपके पास 4,000 रुपए का आपका एक्सपेंस आ रहा था, आपने पे किया था। ठीक है। और नीचे वो कह रहा है कि ये जो हमारा रेंट था, इसमें साल के आखिर में 500 एडवांस है। तो 4,000 में 500 एडवांस से क्या करेंगे सर? 4,000 में 500 एडवांस था, क्या करेंगे सर? माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 3,500। तो हम एक्सपेंस को नोट डाउन करेंगे, लेकिन लिखते वक्त उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे ये वाला एक्सपेंस तो हो गया, रेंट हो गया। अब आ जाए जनरल एक्सपेंसेस पे। वो थे 6870, 6870। हम लिख लेते हैं 6870। लेकिन आपने ख्याल करना है, वो ये ख्याल करना है कि जब भी कोई एक्सपेंस लिखेंगे उसमें कोई एडजस्टमेंट है तो वो करनी होगी। तो सवाल में कह रहा है कि साल के आखिर में इतना ओविंग था, साल के आखिर में जो भी ओविंग हो क्या करेंगे सर? ऐड करेंगे। तो 6870 प्लस 320, जी बेटा कितना आ जाएगा ये? 6870, 6970, 7190। शाबाश बेटा। ओविंग क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है और है इस साल का, तो इंक्लूड करना होगा। अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट, कोई एक्सपेंस अगर ओविंग है पर इस साल का है तो हम लिखेंगे। अगर कोई एक्सपेंस प्रीपेड है, मतलब हमने अगले साल का इस साल पे कर दिया, तो वो माइनस करेंगे, ताकि हमारा जो एक्सपेंस आए इनकम स्टेटमेंट में वो वही आए जो इस साल का है, अगले साल का कोई चीज पार्ट उसमें नहीं बने। सर जनरल एक्सपेंस भी हो गया। अब वेजेस ऑफ क्लब स्टाफ पे आ जाए, तो ये 6900 है, और इसमें कोई एडजस्टमेंट है? नो सर। तो हम 6900 एज इट इज लिख देंगे वेजेस में। दोबारा देख देता हूँ, 6900। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये मैं जरा मिटा देता हूँ, कैफे का जो प्रॉफिट मैंने निकाला था। सर आगे हमारे पास वो एक्सपेंस आएंगे जो कैलकुलेटेड, जो हम कैलकुलेट करते हैं, जो दिए नहीं होते बल्कि कैलकुलेट करना होता है। उसमें बहुत सारे हैं, मैं लिख देता हूँ एक्सपेंसेस। उसमें एक एक्सपेंस तो होता है, वो एक्सपेंस होता है जो, एक तो डेप्रिसिएशन होती है। ठीक है। डेप्रिसिएशन में ये कि अगर परसेंटेज है तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हम कॉस्ट पे लगाते हैं परसेंटेज, और अगर क्या नाम है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो कॉस्ट में से पुराने डेप्ट से माइनस करके लगाते हैं। ठीक है। और दूसरा रिवोल्यूशन मेथड ज्यादातर यूज होता है। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये एक्सपेंस कैलकुलेट होता है। तीसरा है लॉस ऑन डिस्पोजल। आपने होपफुली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें पूरा डिटेल्स मैंने समझाई हुई है, ये एक्सपेंस भी कैलकुलेट होता है। उसके अलावा सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, ये भी एक किस्म का एक्सपेंस है। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम पेमेंट नहीं करते, लेकिन एक किस्म का हमारा लॉस हो रहा होता है, तो वो एक्सपेंस का पार्ट होते हैं। तो ये आपने भूलने नहीं है बेटा, ये बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि ये नजर नहीं आ रहे होते। तो डेप्रिसिएशन तो आपने कैलकुलेट करना होगा। ठीक। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी आपको सवाल में अगर दिया है तो बहुत अच्छी वजह कैलकुलेट करना होगा। लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट करना होगा। वेजेस बेटा तैमूर बेटा दिए होते हैं, ये तो एक्सपेंस पेड होते हैं ना, ये जो वेजेस हो गया, जनरल एक्सपेंस हो गया, रेंट हो गया, ये तो कैश एक्सपेंसेस है ना, ये तो आपको वो देगा, आपने बस एडजस्ट करना होगा। ये आपने कैलकुलेट करने होंगे जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा जी, अब डेप्शन के ऊपर आते हैं।
डेप्रिसिएशन के ऊपर आते हैं। डेप्रिसिएशन का क्या सीन है? मोस्टली रिवोल्यूशन मेथड यूज होता है। रिवोल्यूशन मेथड में पहले हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, ओपनिंग बैलेंस चाहिए होता है। तो ओपनिंग बैलेंस किसका चाहिए होगा? स्पोर्ट इक्विपमेंट का। ये रहा, ये उसका ओपनिंग बैलेंस है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस चाहिए होगा, क्लोजिंग बैलेंस ये रहा। अब अगर हमने कोई परचेज किया है तो वो ऐड करना होगा, कोई डिस्पोज किया है तो वो माइनस करना होगा। सर हमें कैसे पता चलेगा हमने कोई परचेज किया नहीं किया? तो परचेजेस में क्या होता है? पेमेंट होती है। परचेज में क्या होता है? पेमेंट होती है। अगर आप पेमेंट साइट पे जाएं, रिसीट इन पेमेंट की पेमेंट साइट पे जाएं, तो आप देखेंगे यहाँ पर 7,600 की हमने एक पेमेंट की है। ये पेमेंट क्या शो कर रही है? कि हमने कोई इक्विपमेंट इस साल परचेज किया है, तो ये हम इसमें ऐड करेंगे। और अगर हमने कोई इक्विपमेंट बेचा होगा तो वो रिसीट साइड पे आ रहा होगा, यहाँ लिखा होगा डिस्पोजल ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट्स, तो उसकी बुक वैल्यू फिर हमें हटानी होती है। ठीक है, बुक वैल्यू साइड पे वो आपको बता देगा। तो इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा, इन तीन के अलावा और कोई इनकम है ही नहीं इसके अंदर। अगर कोई हमने डिस्पोजल किया होगा तो फिर दो काम करने होंगे, वो डेप्रिसिएशन का पार्ट भी बनेगा, प्लस में उस पर गेन एंड लॉस भी निकालना होगा। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा? ओपनिंग, ओपनिंग सवाल में इंफॉर्मेशन में गिवन होगा। ठीक है, क्लोजिंग में सवाल में इंफॉर्मेशन में गिवन होगा। आपको अगर परचेजेस देखना है तो अलग से बताया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पेमेंट साइड पे आपको परचेजेस नजर आएगी। और कोई डिस्पोजल है तो वो डेबिट साइड पे, रिसीट साइड पे नजर आएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है? अभी हम डेप्शन मालूम कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ये करना है, हमें ओपनिंग बैलेंस लिखना है, वो है 37,400। ठीक है, ये रहा। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस लिखना है, वो ये रहा 36,750। क्लोजिंग माइनस करते हैं, और अगर हमने कोई परचेजेस की है तो वो प्लस करेंगे। हमने कोई परचेजेस की है? यस सर, 7,600 की, ये प्लस करेंगे सर। मुझे बताएं क्या आंसर है? डेप्रिसिएशन स्पोर्ट इक्विपमेंट्स कितनी आई? 8250। ठीक है, इसको टोटल कर लेंगे। इसको टोटल कर लेंगे तो मुझे बता सकते हैं टोटल एक्सपेंसेस कितने बने? 3500, 7190, 6900, 8250 कितने बने बेटा? 25840, 25840। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं 25840, ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। और हमारा इनकम कितनी आई थी? 24,400 प्लस 30 प्लस 1050, 24,450 एंड 24,480, ऐसा कुछ है। हाँ, टू, ठीक है, 25,480, ये हमारा इनकम आ गई। तो इनकम में से हम माइनस करेंगे, क्या नाम है, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हुए थे माइनस करेंगे, तो आपके पास सरप्लस आएगा या फिर डेफिसिट आएगा। अगर माइनस में आंसर आएगा तो ये डेफिसिट होगा। तो यहाँ मेरे ख्याल से हमने एक्सपेंसेस ज्यादा इनकर किए हैं, तो 360 का डेफिसिट आएगा। आप ये डेफिसिट माइनस में लिखें प्लस में लिखें, ये मैटर नहीं करता, आपकी ये डिस्क्रिप्शन मैटर करती है। तो डिस्क्रिप्शन में अगर आपने डेफिसिट लिख दिया, भले ही आपने प्लस में लिखा हो, आपके एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। आपने ये माइनस में लिख दिया लेकिन ये डेफिसिट नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये मैटर करता है, ये डिस्क्रिप्शन मैटर करती है। और लॉस नहीं लिखना है, क्या लिखना है? डेफिसिट लिखना है, क्योंकि ये एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। सर व्हाट अबाउट बेडेड एंड प्रोविजन? यार इसमें नहीं होते। उसकी वजह ये होती है, एनपीओ में ज्यादातर कैश पे काम चलता है। एनपीओ में जितने भी एनपीओ के आप सवाल करेंगे, उसके अंदर ज्यादातर कैश पे काम चलता है। आप किसी भी क्लब चले जाएं, पेशावर में कोई क्लब वगैरह है, वो कैश पे काम चलाते हैं, उधार पे काम नहीं चलाते। उधार पे ज्यादातर जो काम होता है वो ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर होता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर होता है। तो वहां इस तरह की चीजें आती हैं, बेडेड हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया। यहाँ सब्सक्रिप्शन का होता है, रिटर्न ऑफ बेडेड, वो आता है। ठीक है, अच्छा देने को तो वो दे सकता है, अगर होगा तो वैसे ही करेंगे जिस तरह डील करेंगे। तो ये हमने दो सवाल कर लिए। अब एक सवाल आता है थ्योरी का, ये बताएं कि रिसीट इन पेमेंट अकाउंट में और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डिफरेंस है? ठीक है, पहला डिफरेंस तो ये है कि रिसीट इन पेमेंट अकाउंट क्या करता है? कैश पोजीशन शो करता है, जबकि आपका जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो आपको सरप्लस और डेफिसिट की पोजीशन शो कर रहा होता है। अगर इसको अंग्रेजी में लिखेंगे, रिसीट इन पेमेंट अकाउंट शोज द कैश पोजीशन at how much cash is available with the business, whereas income expenditure account is made to calculate the surplus and deficit.
रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इसलिए बनाते हैं कि हमें अवेलेबल कैश पता लग सके, और वो जो अकाउंट है वो इसलिए बनाते हैं कि हमें सरप्लस इन डेफिसिट पता लग सके। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात सर, दूसरा क्या डिफरेंस है, हम जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो हम कैश ट्रांजैक्शन कंसीडर करते हैं, ओनली कैश ट्रांजेक्शन कंसीडर करते हैं, मतलब हर वो ट्रांजेक्शन जिसमें कैश आ रहा हो या जा रहा हो। लेकिन जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम नॉन कैश ट्रांजेक्शन भी कंसीडर करते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन है। आप डेप्रिसिएशन नहीं लिखते रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, आप जो है सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ नहीं लिखते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते वक्त लिखते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि receipt and payment account only include cash transaction, cash payment, cash receipt, whereas income and expenditure account include cash as well as non cash transaction, दोनों आती हैं उसमें। बाज़ दफ़ा कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें एडजस्टमेंट होती ही नहीं है, जितना हमने पे किया होता है उतना ही एक्सपेंस होता है, हम पूरा लिखते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जैसे कि उसमें अक्रूड भी आ रहा होता है, प्रीपेड भी आ रहा होता है, हमें एडजस्ट करना होता है। अब जैसे यहाँ वेजेस ऑफ क्लब स्टाफ है, ये जितना आपने पे किया तो उतना ही लिखा है आपने, लेकिन बाकियों को आपने एडजस्ट किया है। क्यों? क्योंकि ये इसमें अक्रूड, इसमें प्रीपेड था माइनस किया हमने, इसमें अक्रूड था इसलिए हमने ऐड किया। तो अक्रूड क्या है? नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। डेप्रिसिएशन क्या है? नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। यहां तक मेरी बातें क्लियर है? उसके अलावा सर क्या आता है? उसके अलावा हमारे पास दूसरा डिफरेंस क्या है, तीसरा डिफरेंस क्या है? जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो उसमें रेवेन्यू एंड उसके अलावा कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन दोनों होती हैं। रेवेन्यू उस ट्रांजेक्शन को कहते हैं जिसका ताल्लुक एक साल से हो, कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन को कहते हैं जिसका ताल्लुक साल से ज्यादा हो। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसे कहते हैं जैसे कि रेंट पे करना हो गया, फ्रीक्वेंट है, जिसका फायदा एक साल के अंदर अंदर हो जाता है। रेंट आपने पे किया, जनरल एक्सपेंस आपने पे किया, वेजेस आपने पे किए, आप हर हर महीने पे करते हैं, क्योंकि फायदा एक मंथ का होता है, रेंट का फायदा एक मंथ का होता है। और कैपिटल नेचर क्या है? आपने स्पोर्ट इक्विपमेंट बाय किया, अब उसका फायदा 5 साल तक होगा। आपने मशीनरी बाय की, 5 साल तक फायदा होगा। आपको किसी ने किसी से लोन लिया तो 5 साल बाद पे करना होगा। आपने कंपटीशन करवाया, फायदा एक साल तक होगा। आपने मेंबरशिप फीस कलेक्ट की, फायदा एक साल तक होगा। तो बताने का मेरा मकसद ये है कि जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो उसमें रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर दोनों ट्रांजेक्शन आती है। वो ट्रांजेक्शन जिसका बेनिफिट एक साल तक होना है वो भी आती है, और जिसका बेनिफिट 5 साल तक होना है वो भी आती है। सर जरा समझाएं, अगर आपने पढ़ा हुआ हो रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बहुत अच्छा है। ये देखें, ये हमने स्पोर्ट इक्विपमेंट बाय किए हैं, ये कैपिटल ट्रांजेक्शन है, क्योंकि ये बार बार बाय नहीं करते, एक ही बार हम बाय करते हैं। ये रेंट हर दफा पे करेंगे, जनरल एक्सपेंस हर दफा के पे करेंगे, परचेजेस हर दफा पे करेंगे, वेजेस हर दफा पे करेंगे। तो ये रोजाना की ट्रांजेक्शन है, ये हमारे पास कहलाती है रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन। ठीक है। अच्छा जी। सो लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हम कौन वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो रेवेन्यू नेचर की होती है, वहां कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन नहीं आती। अगर हमने किसी से लोन लिया है तो वो नहीं आएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। हमने कोई नॉन क्रेडिट परचेज किया है तो वो नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन आती है, वो नहीं आता कि हमने कितने का परचेज किया नॉन क्रेडिट। आप देखें, रेंट मैंने पूरा जगह लिखा है, अगर आप एक चीज देखें, रेंट रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन है, मैंने कंप्लीट लिखी है एडजस्ट करके। परचेज ऑफ ऑफ फूड फॉर कैफे ये भी मैंने लिखा है, लेकिन ये इनडायरेक्टली करके मैंने लिखा है। वेजेस ऑफ क्लब स्टाफ ये भी मैंने लिखा है। इसी तरीके से कंपटीशन प्राइसेस ये भी मैंने एडजस्ट किया है, लेकिन मैंने परचेज को नहीं कंसिडर किया। 7,600 को मैंने एज एक्सपेंस नहीं लिखा यहाँ पे। हमने डेप्शन रिकॉर्ड किया है, वैसे 7,600 को रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है। अच्छा जी, ये डिफरेंसेस थे हमारे पास। आगे चलते हैं। सीसी क्लब विशेस टू इम्प्रूव द प्रॉफिट अर्न बाय द कैफे। अब ये जो सवाल होते हैं ना, वो 3 वे पूछ रहा है कि 3 वे बताएं जिसके जरिए हम कैफे का प्रॉफिट इंप्रूव कर सकते हैं। क्या ख्याल है, प्रॉफिट कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? बिजनेस तो बढ़ते होंगे आप लोग। कैफे का प्रॉफिट सिर्फ 30 रुपए हो रहा था, अगर आपको पता हो। कोई भी 3 तरीके बता दें।
इसका एक तरीका तो ये है प्रॉफिट इंप्रूव करने का कि अपनी प्राइसेस बढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा तरीका क्या है, रिड्यूस करें एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में अगर आपने एक चीज देखी हो, उसकी वेजेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। अगर आपने जाके देखा हो, खाली उसका जो स्टाफ है ना, वही उसकी बहुत सारी वेजेस लेता है। ये देखें, कैफेटा कैफे स्टाफ, उसको जीपी हो रहा था 1830 रुपए का, और 1800 रुपये उसका कैफे स्टाफ लेता है। सर और क्या करें, अपनी सेल्स बढ़ाते हैं, मतलब कुछ यूनिक डिशेस लेकर आए, कुछ यूनिक आइटम लेकर आए। उससे क्या होगा, लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, और जो लोग इसके कैफ़े को यूज़ नहीं करते, वो भी इसके कैफ़े को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। कुछ ऐसे आइटम लेकर आए जो डिमांडिंग हो, तो ये भी एक तरीका हो, डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमें ऐसे पॉइंट देने जो कैफे कैफे से मिल सकें, ठीक है। अच्छा जी, इसके लिए केस स्टडी पहले पढ़ा करें, कोशिश क्या करें केस स्टडी से पॉइंट फाइंड किया करें। सर अगर हम इस तरह लिखें तो हमें मार्क्स मिलेंगे। देखें, ये सवाल है 3 मार्क्स का, और लिखा है सजेस्ट 3 वेज। इसमें अगर आप खाली, ये तो एरो नहीं लगाना आपने, ये तो मैं समझाने लिखा है, आप लिखें खाली इंक्रीज प्राइसेस ऑफ कैफे मील्स। ये अब सही है, इस तरीके से करना होगा, खाली एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। आपने लिखा कि रिड्यूस एक्सपेंसेस करें, आप लिखें रिड्यूस expenses such as wages, ठीक है। ये पूरा आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। और इसी तरीके से इंक्रीज सेल्स है, ये भी आप लिख दें। सर इंक्रीज सेल्स बाय ब्रिंगिंग सम न्यू मील्स या प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरीके से आप करना होगा काम। यहाँ तक मेरी बातें क्लियर है, यहाँ तक कोई इशू? मुझे बताएं, पहली बात तो कल होमवर्क किया था आप लोगों ने जो मैंने दिया था? क्योंकि देखिए मुझे आपकी प्रैक्टिस नहीं पता लग रही कि आप लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एनपीओ के सवाल चेक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इस तरह अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे मसला होता जाएगा। तो आर यू डूइंग प्रैक्टिसेस, मैंने कल आपको सवाल दिए थे, मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूँ। मैंने आपको एक क्वेश्चन 4 दिया था, ठीक है ना। एक मैंने आपको जो है, अच्छा जी, इसका तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, इसकी तो नहीं होगी मेरे पास क्वेश्चन 4 की। क्वेश्चन 5 दिया था मैंने आपको, ए पार्ट दिया था, और क्वेश्चन 6 दिया था। जी जी, मैं ग्रुप में क्वेश्चन भेज देता हूँ, मुझसे अगर रहेगा तो मैं भेज देता हूँ। तो बेटा देखें, मैं कल एक और क्लास दे देता हूँ एनपीओ की, क्योंकि पहले आप क्वेश्चंस कर लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस साल आना है। हाईली चांसेस है कि इस साल टेस्ट हो जाए, हाईली चांसेस हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बेटा कि ज़रा इसको तवज्जो से देखें, ठीक है। तो कल मैं एक क्लास और ले लूंगा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। आप कोशिश कर लीजिएगा, मेहरबानी करके सवाल कीजिएगा। सवाल दोबारा नोट कर लें, एक क्वेश्चन 6 है, इसकी वीडियो मेरे पास होगी, मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है। सुबह भेज दूंगा मॉर्निंग में आपको। और एक क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, और एक क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। ये आपने करने, जितने पार्ट आप कर सकते हैं इसके, काइंडली डू इट, ठीक है बेटा। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम, या कोई इशू हो कोई बात हो तो पूछ सकते हैं।